Hello, student. You must be waiting eagerly for this chapter. I am Dr. S.N. Mustafa Kazmi with the next chapter of history, that is chapter 3, The Making of a Global World. This chapter gives you a concept, a realistic picture of how the globalization took place over the world. And it shows how the world changed in the 15th and 17th century till the end of First and Second World War, and how it took place in the 19th and the 20th century, and what effect it has over the world. First topic of this chapter is the pre-modern world. अब प्री मॉडर्न वर्ल्ड में पहला टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पैसा, गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडियाज़ और लोगों का अक्रॉस द ग्लोब मूवमेंट होता है. ये बेसिकली आपका डेवलप हुआ थ्रू ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ दोज हु आर सीकिंग बेटर लाइफ एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल. अब आपको पता है ट्रैवलर्स जो पहले पुराने ज़माने में आते थे किसी कंट्री में, तो अपने साथ वो आइडियाज़ या अपने स्किल्स लेके आते थे, वो यहाँ पे देते थे और यहाँ से नए नए आइडियाज़, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके जाते थे दूसरी जगह पे. अब इसी चीज़ में एक आपका सिल्क रूट ने बहुत हद तक इसमें हेल्प की, क्योंकि सिल्क रूट जो था वो एशिया और वेस्ट को जोड़ता था और इसी के थ्रू सारा ट्रेड होता था. तो इसके थ्रू आपका आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता था. अब इसमें एक बहुत अहम चीज़ ये हुई कि खाने की चीज़ें जो पहले ज़माने में एक जगह एक कंट्री में नहीं मिलती, वो दूसरी कंट्री से आती थी. जैसे अभी जो हम लोग के बहुत सारे कॉमन फूड जैसे पोटैटोज़, सोया, ग्राउंडनट, मेज़, टोमेटोज़, चिली और स्वीट पोटैटोज़, ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारे एशिया में मौजूद नहीं थी. ये हमारे नॉर्थ और साउथ अमेरिका से ट्रैवल करते हुए कैरेबियन तक आई. कैरेबियन से ट्रैवल करके, कैरेबियन मतलब वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड्स हैं, वहाँ से ट्रैवल करते हुए यूरोप पहुँची. यूरोप से ये एशिया आए. ये खाने जो थे वो इंट्रोड्यूस जो यूरोप और एशिया में हुए, ये जस्ट आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने एक्चुअली एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट था, उसको इन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था. बेसिकली वो डिस्कवर करने निकले थे इंडिया को, लेकिन वो गलती से अमेरिका या वेस्ट इंडीज़ पहुंच गए थे. खानों के अलावा कुछ प्रेशियस मेटल्स भी इधर से उधर ट्रैवल करके आए. जैसे आपका सिल्वर जो था वो माइंस ऑफ पेरू और मैक्सिको में पाया जाता था. इसको वहाँ से लेके आया यूरोप में, और यूरोप ने जो इसको एनहांस किया और ट्रेड किया एशिया के साथ. तो यूरोप बेसिकली इन मेटल्स के थ्रू ट्रेड करते थे. यूरोपियंस में एक और ख़ासियत थी, वो लोग क्या करते थे, वो बेसिकली किसी भी नई जगह पे जाते थे, वहाँ पे कुछ नई डिजीज़ लेके जाते थे. जैसे यूरोपियंस ने स्मॉल पॉक्स को या चिकन पॉक्स को मतलब इंट्रोड्यूस किया था साउथ अमेरिका में, क्योंकि बेसिकली यूरोपियंस जो थे वो उस वक्त पे काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे थे, एडवांस थे. तो इन्होंने ये सारी बीमारियाँ जो थी वो साउथ अमेरिका में डाली, जिससे वो कॉन्कर कर सके, उन पे राज कर सके. यूरोप जो था वो एक तरह से एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे रेनेसां सबसे पहले आया था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, कैपिटलिज्म के बारे में सोचा जा रहा था और आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशंस को पढ़ा जा रहा था. इन सारी चीज़ों की वजह से यूरोप जो था वो बहुत एडवांस हो गया था और काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया था. इसी वजह से यूरोप ने जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर दी थी. अब 19th सेंचुरी इकनॉमी क्या है? 19th सेंचुरी ने एक इंटरनेशनल इकनॉमिक एक्सचेंज देखा. ये 3 टाइप के मूवमेंट की वजह से देखा उसने. पहला था ट्रेड फ्लो, दूसरा था लेबर फ्लो और तीसरा था कैपिटल फ्लो. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था उसने चेंज कर दिया कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ पीपल. लोगों को खाने और पैदा करने की चीज़, मतलब खाना प्रोड्यूस करने के पैटर्न को चेंज कर दिया था, क्योंकि खाने की जो डिमांड्स थी वो एकदम से बढ़ गई थी. इसीलिए इंग्लैंड ने अपने यहाँ कॉर्न लॉज को लगा दिया, लेकिन प्रेशर की वजह से कुछ लोगों के प्रेशर की वजह से उसको हटाना पड़ा. और रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दिया ताकि वो ब्रिटिश पे डिपेंडेंट ना रहें. इसी वजह से वो सारे इंडस्ट्रियलाइज हो. इन 19th सेंचुरी ग्लोबल माइग्रेशन टुक प्लेस एंड कहते हैं कि नियरली 50 मिलियन पीपल जो थे वो माइग्रेट कर गए यूरोप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया. और इन 19th सेंचुरी
क्योंकि बेसिकली क्या हुआ था कि अमेरिका यूरोप में बेसिकली पॉवर्टी, हंगर और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा था। बेसिकली वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई थी, भुखमरी से लोग मर रहे थे, और रिलीजन में बेसिकली उस वक्त वहाँ पे क्या था, प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया था। इसी टाइम पे टेक्नोलॉजी जो थी वो अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंच गई थी यूरोप में, क्योंकि यूरोप में जो इन्वेंशन ऑफ रेलवे, स्टीम शिप, टेलीग्राफ और शिप बिल्डिंग स्टार्ट हो गई थी। इसी ने न्यू डाली मीट ट्रेड की, क्योंकि मीट ट्रेड जो था वो टेक्नोलॉजी और इकनॉमी पे डिपेंडेंट था। अब लेट 19th सेंचुरी ने कॉलोनाइजेशन को बहुत ह्यूज स्केल पे देखा। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी और बेल्जियम भी उसमें उतर गए। इस वक्त इस टाइम पे यूएसए भी एक बहुत बड़ा कॉलोनियल पावर बन गया 1890 तक, क्योंकि एशिया के ज़्यादातर और एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर जो एरियाज़ थे वो कॉलोनीज़ हो गए थे वेस्ट के। इसी टाइम पे यूरोप ने एक बीमारी अफ्रीका में ला के छोड़ी, जिसको कहा, उनको नाम दिया रिंडरपेस्ट या फिर कैटल प्लेग। बेसिकली अफ्रीका में लोग ज़्यादातर कैटल हर्डर्स थे, जानवरों को पालते थे, उनसे काम लेते थे। तो यूरोपियंस ने वहाँ पे ला के ये बीमारी छोड़ दी, जिससे उनके कैटल मरने लगे और उनकी लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो गई, जिसकी वजह से वो यूरोपियंस पे डिपेंडेंट हो गए, उनसे लोन्स लेने लगे। इसी वजह से वो उनके अंडर हो गए और उन्होंने कॉलोनीज़ बना ली। इसी टाइम पे एक न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी स्टार्ट हुई। इसको कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन। ये इंडिया, अफ्रीका और छोटे छोटे कंट्रीज से ले जाके कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस, फिजी या मलेशिया, मलाया में जाके इनको रखते थे, इनसे काम करवाते थे, क्योंकि इनसे काम जो है बड़े बुरे कंडीशन में लिया जाता था और इनको पैसा बहुत कम दिया जाता था। इसी टाइम पे इंडिया में काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स ने जन्म लिया। जैसे आपके सबसे पहले एंटरप्रेन्योर थे शिकारपुरी श्रॉफ्स और नट्टू कोटाई चेटियार। वो सबसे पहले ग्रुप ऑफ बैंकर्स थे और ट्रेडर्स थे जिन्होंने एक्सपोर्ट को फाइनेंस करना शुरू किया सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में, और उन्होंने बेसिकली यूरोपियंस को भी फाइनेंस करना शुरू किया और अफ्रीका में भी फाइनेंस करना शुरू कर दिया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में आया उसने चेंज कर दिया बैलेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। और जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जब बैलेंस ऑफ ट्रेड उसको हैम्पर कर दिया, तो उसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। और ब्रिटेन जो थे उन्होंने ट्रेड सरप्लस में इंजॉय किया इंडिया के साथ, और उनका एक्सपोर्ट जो था वो एकदम से इंक्रीज़ हो गया और इम्पोर्ट डिक्रीज़ हो गया। वो बाहर से कम चीज़ें लेते थे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे। इसी टाइम पे आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1919 के बीच में, जिसने सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरे दुनिया का बदल दिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 9 मिलियन लोग मारे गए और 20 मिलियन पीपल इंजर्ड हो गए। ये बेसिकली इस पहले वॉर में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज़ हुए थे। इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग की लाइफ बिल्कुल तबाह हो गई। अब इस चीज़ को बेहतर करने के लिए इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा पूरी दुनिया में, और ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में हुआ कि शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉर को जो है इंकरेज करने लगे। वॉर रिलेटेड गुड्स, जितने भी वॉर्स होते थे लड़ाई के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार ख़रीदे जाने लगे। और यूएसए जो था इस टाइम पे सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रेडिटर यूरोप का बन गया, क्रेडिटर ऑफ यूरोप। रशिया जो था वो एक कम्युनिस्ट पार्टी हो गया 1917 में, और इसी टाइम पे आपके एक लीग ऑफ नेशन बनी जिसका मकसद ये था कि आगे कोई भी फ्यूचर वॉर ना हो। नेक्स्ट, पोस्ट वॉर रिकवरी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वॉर रिकवरी शुरू हुई। इसमें ब्रिटेन क्योंकि अहम किरदार था और उसको सारा ज़िम्मा सौंपा गया वॉर का, तो उसको सारे जो वॉर डेप्ट थे उसको चुकाने थे। इसकी वजह से उसकी जो इकोनॉमिक पोजीशन थी एज अ पावरफुल लीडर वो एंड हो गई, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ग्रेन प्राइजेस जो थे वो अपने आप डाउन हो गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ओवर प्रोडक्शन हो गया था। अब वॉर के बाद प्रोडक्शन जो था वो ईस्ट यूरोप में एकदम से रिवाइव हुआ, और वहाँ पे एक तरह से बहुत तेज़ी से इंक्रीजमेंट हुआ वीट आउटपुट का। यूएस ने बहुत तेज़ी से रिकवरी कर ली थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ मास प्रोडक्शन, और हेनरी फोर्ड जो थे उन्होंने सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था असेंबली लाइन प्रोडक्शन, और इनकी पहली जो टी मॉडल फोर्ड थी वो दुनिया की पहली फर्स्ट मास प्रोड्यूस कार थी।
मास प्रोडक्शन जब तेज़ी से बढ़ा तो उसकी वजह से कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ इंजीनियर गुड्स अपने आप डाउन होने लगे। हाउसिंग और कंज्यूमर बूम हो गया 1920 में कि, और अल्टीमेटली दिस लेड टू ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आ गया, जिसकी वजह से मार्केट जो थी पूरी तरह क्रैश हो गई और जिसकी वजह से बैंक जो है एक फेल हो गए। अमेरिका जो था वो एक क्राइसिस में पड़ गया और इसी वजह से अमेरिका ने जितनी भी क्राइसिस अफेक्टेड कंट्रीज़ थी उन वहाँ से अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। 1933 तक लगभग कहते हैं 4000 बैंक जो थे वो ख़त्म हो गए और 1929 से 32 के बीच में लगभग 1,10,000 कंपनीज ख़त्म हो गई। इंडिया भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ ग्रेट डिप्रेशन से, क्योंकि इंडिया में जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट थे वो एकदम से डिक्लाइन हो गए और प्राइस डाउन हो गए। बंगाल जूट ग्रोवर्स जो थे वो सबसे ज़्यादा सफ़र्ड हुए थे, क्योंकि लार्ज स्केल माइग्रेशन जो है वो विलेजेस से टाउन की तरफ होने लगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिबिल्डिंग ऑफ अ वर्ल्ड इकनॉमी पोस्ट वॉर एरा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में हुआ। ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग था, इवन मोर देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कहते हैं कि लगभग 3% पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन ख़त्म हो गई। बहुत सारे सिविलियंस जो थे उनसे सिविलियंस मारे गए मोर देन द सोल्जर्स, क्योंकि वॉर रिलेटेड जो कॉजेज़ थे उसकी वजह से काफ़ी सारे सिविलियंस मार दिए गए। दो कंट्रीज़ यूएसए और यूएसएसआर जो थे वो एक तरह से सुपर पावर बन के इस पोस्ट वॉरियो में इमर्ज हुए और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, जैसे यूएनओ और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो थे उनको इस्टेब्लिश किया गया ताकि पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। अब इस सारे जो वर्ल्ड वॉर थे उससे काफ़ी सारे लेसन्स सीखने को मिले। दो लेसन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिशियन ने पोस्ट वॉर सिस्टम में सीखा। पहला था टू इंश्योर मास कंजम्पशन एंड इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बाय ह्यूज हाई एंड स्टेबल इनकम। इसका मतलब ये था कि एक मास कंजम्पशन, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें मिले इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हाई और स्टेबल इनकम के साथ। उनकी इनकम जो है वो हाई रहे और स्टेबल रहे ताकि वो उनको खाने पीने की लाले ना पड़े। दूसरा लेसन ये था कि फुल एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स कैपिटल एंड लेबर। ये इसका मतलब ये था कि लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट मिले ताकि लोग अपना भरण पोषण खुद से कर सकें और जितना भी आपके फ्लो ऑफ गुड्स कैपिटल और लेबर जो था वो सारा गवर्नमेंट के हाथों में जाए, ना कि प्राइवेट पर्सनस के हाथों में। अगर प्राइवेट पर्सनस के हाथों में जाएगा तो वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट से हटाएंगे और उनको अपनी तरह से उनको रिकम्पनसेट करेंगे, जिसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के हाथ में ये सारा चीज़ें दी गई। हमारा लास्ट टॉपिक है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। जुलाई 1944 में बेसिकली एक फ्रेमवर्क बनाया गया ताकि स्टेबल इकनॉमी रहे पूरी दुनिया की, जिसमें यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग बुलाई गई एट ब्रेटन वुड्स। एक जगह है न्यू हैम्पशायर में यूएसए में। यहाँ पे पूरी यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस की पूरी मीटिंग बुलाई गई और इसमें बेसिकली दो नए ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुए। पहला था इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, दूसरा था वर्ल्ड बैंक। जो आईएमएफ था इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, उसको डील करना था एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ इस मेंबर नेशन। जो उसके मेंबर नेशन हैं उनमें किसी तरह की कमियाँ, वहाँ पे कमियाँ ना हो पैसों की, उसको देखना था। दूसरा था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बेसिकली एक इंटरनेशनल बैंक बनाया गया था फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इसका मकसद ये था कि वो वॉर रिकन्स्ट्रक्शन में फाइनेंस कर सके, जो कंट्रीज़ बर्बाद हो सकी उनको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट कर सके। ब्रिटेन वुड सिस्टम जो था वो फिक्स एक्सचेंज रेट पे डिपेंडेंट था, वो बेस था। अब नेशनल करेंसीज जो थी उनको अमेरिकन डॉलर में चेंज किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न पावर जो थी, जो यूएसए जो स्पेशली, उसने पूरी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर रखा था और उसके पास राइट टू वीटो था। इसकी वजह से नेशनल करेंसीज और मॉनेटरी सिस्टम एक दूसरे से जुड़ गए थे। ब्रिटेन वुड सिस्टम जो था उसको वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और इमेंस ट्रेड और इनकम उनके पास आया। अब पोस्ट वॉर एरा के बाद कई सारी कंट्रीज़ जो थी उन्होंने मिलकर अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, जैसे यूएनओ में नैम, ग्रुप ऑफ 77,
बेसिकली इनका मकसद ये था कि एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बने जिसमें सारी कंट्रीज़ को पावर रहे अपनी नेशनल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर गुड्स को सही से कंट्रोल कर सके। इसी बाद एमएनसीज और मल्टीनेशनल कंपनीज इस्टेब्लिश हुई 1950 और 60 में और अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट होने लगी।